हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी करेंगे। ये सेशन आपका एमसीक्यू पार्ट 1 होने वाला है और इसके बाद आपका 2 वीडियोस और आएंगे इसके। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। यहाँ पे एसएसटी का जो है फुल चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है आपको एग्जाम से पहले कंफर्म करवा दिया जाएगा। और जो भी है प्रॉब्लम्स अगर आपको होता है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है बाबू। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा आप लोग। देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, और सही स्टेटमेंट को क्या करना है बाबू, चूज करना है, चुनना है। क्या है भाई, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर। बोला जा रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर होता है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, कब कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है आपका वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ऑप्शन बी है आपका वर्किंग स्लोली। ऑप्शन सी है आपका बाबू नॉट विलिंग टू वर्क। ऑप्शन डी है नॉट पेड फॉर दियर जॉब। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है ना। ये जो दिया है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बाबू, कि काम तो कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो काम तो करता है लेकिन अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं करता है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं करता है। जितना वो कर सकता है वो कर नहीं रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कामचोर है ना। क्या है, कामचोर है। जैसे मान लिया जाए कि एक बच्चा है 16 साल का और एक व्यक्ति है 35 साल का। एक बच्चा जो है एक ब्रिक को, एक ईंट को जो है उठा रहा है, और वो जो व्यक्ति है 35 साल का, 35 इयर्स का जो व्यक्ति है, वो भी एक ही ईंट उठा रहा है। मतलब समझिएगा, जो 15 साल का है वो भी, जो 15 इयर्स का है वो भी, और जो 35 इयर्स का है वो भी जो है एक ही ब्रिक्स को उठा रहा है। इस बच्चे का जो 15 इयर्स का है, इसके पास जितना पोटेंशियल था वो काम कर रहा है, एक ईंट उठाने का था पोटेंशियल, उसने एक ईंट उठा लिया, है ना। ये देखिए 35 इयर्स का है, ये ज्यादा ब्रिक्स को उठा सकता है लेकिन उठा नहीं रहा है, मतलब कामचोर है ना। तो क्या होगा इसका मतलब, वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। मतलब काम कम कर रहा है, जितना काम वो कर सकता है उससे काम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर्स को थ्रूली पढ़े होगे, समझे होगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होगा। क्या बोला जा रहा है, डैश इज एन एक्टिविटी ऑफ टर्शियरी सेक्टर। कौन सा एक्टिविटी जो है टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है या टर्शियरी सेक्टर के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी माइनिंग, ऑप्शन नंबर सी वीविंग,
या ऑप्शन नंबर डी डेयरी फार्मिंग? बताइए तो जल्दी। चारों ऑप्शन को डील करेंगे बाबू। हो सकता है किसी क्वेश्चन को दूसरा ऑप्शन एक डाल दे और बाकी क्वेश्चन सेम रहे, है ना। तो देखिएगा, बैंकिंग जो है किसका सेक्टर, कौन सा सेक्टर का एग्जाम्पल है? बैंकिंग है आपका टर्शियरी। कैसा है सेक्टर का एग्जाम्पल है? टर्शियरी का है बाबू। माइनिंग जो है आपका किसका है? माइनिंग प्राइमरी का है। माइनिंग जो है बाबू आपका प्राइमरी का है। वीविंग बाबू, ये वीविंग, वीविंग का मतलब क्या होता है? वीविंग हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये कौन सा सेक्टर का एग्जाम्पल है लड्डू गोपाल? वीविंग हो गया आपका सेकेंडरी। कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया लड्डू गोपाल। और ये डेयरी फार्मिंग क्या है? तो डेयरी फार्मिंग जो एग्जाम्पल है आपका, वो हो गया आपका प्राइमरी का ही एग्जाम्पल है। किसका है? प्राइमरी का है लड्डू गोपाल, है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? टर्शियरी सेक्टर, है ना, कौन सा एक्टिविटी जो है टर्शियरी सेक्टर का जो है एग्जाम्पल है, टर्शियरी सेक्टर का एक्टिविटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। माइनिंग देखिएगा, कहीं कहीं माइनिंग नहीं देगा, क्या देगा? क्वेरिंग दे देगा। क्वेरिंग, क्यू यू ए डबल आर वाई आई एन जी, क्वेरिंग। तो ये देखिए, ये क्वेरिंग हो गया, माइनिंग हो गया। तो किसका एग्जांपल? ये प्राइमरी का। वीविंग जो है आपका सेकेंडरी का जाएगा। वीविंग क्या जाएगा? सेकेंडरी का। वीविंग दे दे या मैन्युफैक्चरिंग दे दे, क्या दे दे? मैन्युफैक्चरिंग अगर दे दे बाबू, मैन्युफैक्चरिंग अगर दे दे तो भी क्या जाएगा? सेकेंडरी का जाएगा। और डेयरी भी किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर्स का एक एग्जाम्पल है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिए, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो सेक्टर्स हैं, ये दो जो सेक्टर्स दिया है, उसको क्लासिफिकेशन जो किया गया है, उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है? किसका वो क्लासिफिकेशन है? ऑप्शन नंबर ए ओनरशिप, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, या ऑप्शन नंबर डी द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझिएगा, आपने पढ़ा होगा ये जो प्राइवेट और आपका पब्लिक जो है सेक्टर्स दिया गया है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, उसको किस बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है? उसका क्लासिफिकेशन हुआ है ओनरशिप। और किसी कोई भी जो है वो क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं है, वो सिर्फ ओनरशिप है ना। और ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पलट कर दे दे या क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंजेस कर दे, ऑप्शन चेंजेस कर दे, तो ध्यान रखिएगा ओनरशिप के आधार पे। किसके आधार पे? ओनरशिप के आधार पे। चलो इससे ही बता देते हैं। देखिएगा, ये जो है वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट बाबू,
देखिएगा, ओनरशिप के आधार पे जो है बाबू, ओनरशिप के आधार पे जो है आपका प्राइवेट सेक्टर भी है, आपका पब्लिक सेक्टर भी है, आपका जॉइंट सेक्टर भी है, और साथ में क्या है, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, जॉइंट हो गया, एक और आएगा आपका कोऑपरेटिव। क्या आएगा? कोऑपरेटिव होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर, समझिएगा। तो ओनरशिप के आधार पे जो है 4 बेसिस पे ये बांटा गया है। इसके अंतर्गत जो है 4 जो है आपका सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है प्राइवेट और यहाँ पे दिया है सिर्फ पब्लिक। अगर क्वेश्चन में चेंजेस कर दे, है ना, ये दोनों ऑप्शन ना दे, क्या दे दे, ज्वाइंट सेक्टर दे दे या कोऑपरेटिव सेक्टर दे दे, तो इस पे भी लगाना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस भी ला सकता है बाबू। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, बताओ तो। पब्लिक और प्राइवेट जो है किस बेसिस पे जो है इसका डिवीजन किया गया है, ओनरशिप के आधार पे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत लंबा होगा, है ना, लेकिन पढ़िए, समझिए और इजली वे में इसको आंसर दीजिएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं सही से, सही ढंग से आप समझने की कोशिश करते हो इसको, तो क्वेश्चन बहुत इजी है बाबू, क्वेश्चंस बहुत इजी है। ये लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना। अब देखो, कमल वर्क्स इन ए राइस मिल, बोला जा रहा है कि कमल कहाँ वर्क करता है, कहाँ काम करता है, राइस मिल में काम करता है। जॉब्स हेयर आर लो पेड, यहाँ जो जॉब्स हैं, जॉब्स जो है यहाँ पे लो पेड है, मतलब जो तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो कम दिया जाता है। साथ में एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और रेगुलर भी नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स, हॉलीडेज ईटीसी। अब देखिए, बोला जा रहा है कि अगर आप ओवर टाइम भी कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम करोगे तो आपको ज्यादा पैसा दे रहा है। अगर आप किसी दिन अब्सेंट हो जाते हो, छुट्टी लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके उस दिन के बदले जो है आपको पैसा भी देगा, पैसा भी नहीं दिया जाता है, नहीं आओगे नहीं मिलेगा। हॉलीडेज, कोई छुट्टी नहीं, है ना, तो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, ये नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, साथ में जो जॉब कर रहा है, वहां पे जो काम कर रहा है, ये सिक्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 60 साल या 65 साल तक वो काम वहीं पे करता रहेगा। जब जो है मन करेगा ओनर का, तब उसे क्या किया जा सकता है, वहां से निकाला जा सकता है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट एनी रीजन, बिना कारण के, है ना, आपको बोला जा सकता है कि आप यहां से आप चले जाओ, मतलब किसी भी टाइम जो है निकाला भी जा सकता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को समझिए। गिवन अबव, कंसीडरिंग वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑप्शन। अब इसको समझने के बाद ऑप्शन के हिसाब से जो है आंसर दीजिए। ये जो कमल काम कर रहा है, वो कैसा सेक्टर में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर, किस सेक्टर में है बाबू। देखो, पहली बात कि वो राइस मिल में काम कर रहा है, अगर वो ओवर टाइम भी करता है तो उसके लिए पैसे उसको नहीं मिलेंगे। किसी दिन जो है एब्सेंट होता है तो उस दिन का भी पैसा कटेगा। किसी तरह का कोई छुट्टी नहीं होता है, कोई हॉलीडे नहीं है ना,
आपका एम्प्लॉयमेंट जो है सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो ये सारा जो स्टेटमेंट जितना ये आपका पारा दिया है, ये किस ओर जो है आपको लेकर जाना चाहता है, किस सेक्टर की चर्चा की जा रही है ऊपर में? अनऑर्गेनाइज्ड। किसमें? अनऑर्गेनाइज्ड में। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है बाबू? अनऑर्गेनाइज्ड में होता है कि पेड लीव्स नहीं होगा, अगर आप नहीं आते हो तो उस दिन का पैसा कटेगा, ओवर टाइम जो है करोगे लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, आपका जॉब जो है सिक्योर नहीं है। तो किसका जो है एग्जाम्पल है ये आपका है अनऑर्गेनाइज्ड का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है आपका गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संस्था है या जो जॉब होती है, वो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर दे दिया ही है। उसमें क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि आपका वर्किंग टाइम फिक्स रहेगा कि इतना बजे से इतना बजे तक ही काम करना है, पेड लीव्स होगा, अगर आप छुट्टी लेते हो, किसी दिन नहीं भी आते हो, फिर भी आपको पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, साथ में पीएफ भी दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है। जॉब की सिक्योरिटी होती है कि आप 60 साल तक यहां काम करोगे तो जॉब सिक्योर है। लेकिन यहां पे बिल्कुल क्या था? उल्टा था बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज। अब देखो एक है ज्वाइंट सेक्टर, है ना, ये क्या है? एक आपका ज्वाइंट सेक्टर जो है आपका, इसका ओनर जो होता है वो दोनों मिलकर, ज्वाइंट मतलब क्या? इसका ओनर जो है गवर्नमेंट भी होगी, ओनर जो है गवर्नमेंट भी रहेगा इसके साथ, साथ साथ में जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो भी साथ मिलकर दोनों काम करते हैं। ज्वाइंट सेक्टर, जैसे मारुति उद्योग जो है ज्वाइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है बाबू, मारुति उद्योग। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड्डू गोपाल। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में भी मिलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अभी बताया हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बोला जा रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएगा। यहां पे ये वर्ड को समझना, कौन सा एग्जाम्पल, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये चारों ऑप्शन में यह पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं आएगा। इसका मतलब 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं आएगा। देखो, अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, ऑप्शन बी अ डेली वेज लेबर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी अ हैंडलूम वीवर्स वर्किंग ऑन ए लूम इन हर हाउस। देखो बाबू, ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, बाबू फार्मर्स को कभी छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती है। ओवर टाइम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलता है ना। जॉब सिक्योर होता है इसमें? नहीं होता है। आप पढ़े होंगे एग्रीकल्चर में, ज्योग्राफी में जो चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको बताया गया होगा, या इस चैप्टर में भी बताया गया होगा क्या, कि मॉनसून के समय जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग जो है इंगेज्ड होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करते हैं, वो मॉनसून में ही उनको काम मिलती है।
और फिर सीधा कब, हार्वेस्टिंग के समय, हार्वेस्ट करते समय बीच में जो टाइम है 3 से 4 मंथ जो टाइम होता है, उनको उस समय काम नहीं मिलता है बाबू। तो ये किस सेक्टर का एग्जाम्पल है, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, लेकिन आपको चुनना क्या था, जो अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डेली वेज वर्कर्स है, बताओ तो लेबर है, डेली वेज, डेली काम करेगा तब उसको पैसा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो है काम कर रहा है, तो इसका जॉब सिक्योर है नहीं। ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है, अनऑर्गेनाइज्ड का है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं बाबू, अ डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट। हाँ ये होगा, एक डॉक्टर है जो पेशेंट को क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, इसका जॉब जो है सिक्योर है, सैलरी जो है टाइम पे आ जाती है ना। तो इसके लिए ये आएगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं, ये हैंडलूम वीवर्स है, जो अपने घरों में काम कर रहा है, जो हाथों से बुनाई करते हैं, तो ओवर टाइम करेगा तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं। जॉब सिक्योर है नहीं, जितना काम करेगा, 24 घंटा काम करना चाहेगा तो 24 घंटा करो। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड का एग्जाम्पल है बाबू। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, लड्डू गोपाल। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। देखो बोला जा रहा है क्या, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, है ना, एक्टिविटी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, जो एक्टिविटी जो काम हम लोग करते हैं उसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वो कौन कौन से सेक्टर्स में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सेक्टर्स मैंने बताया था 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है बाबू, है ना। एक्टिविटी के हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन, सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन जो है कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में। कौन, देखो तो यहां ऑर्गेनाइज दिया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नहीं, ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, गलत हो गया लड्डू गोपाल। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेक्टर्स को, सेक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भागों में किया गया है। कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बाबू। कौन सा, टर्शियरी सेक्टर में किया गया है ना। और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। देखो क्वेश्चन को समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए, खुद से जो है पहले जवाब देने का कोशिश करो। इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP has declined at a very fast rate in the recent years. This is due to, बोला जा रहा है भारत में जो है एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है, किसमें किसमें शेयर कर होता है, जीडीपी में जो शेयर था वो क्या हो रहा है, घटा है। पिछले
कुछ वर्षों में बहुत तेजी से जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर क्या हुआ है, घटा है, भागीदारी जो है घटी है। और घटने का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि किस कारण से, रीजन क्या रहा है कि एग्रीकल्चर जो है पिछले कुछ ईयर्स में, कुछ वर्षों में वो डिक्लाइन हुआ है। पहला ऑप्शन लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, है ना। पहला क्या बोल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण रूरल इकोनॉमी में क्या हुआ है कि चेंजेस नहीं हुआ है। रूरल इकोनॉमी में जो है चेंजेस नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए था, जो बदलाव जो है होना चाहिए था गांव देहात के इलाकों में, वो नहीं हो पाया है, ये बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, स्लो ग्रोथ रेट इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। बोला जा रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर जो गुड्स है, उसके प्राइसेस में क्या हुआ है, स्लो ग्रोथ हुआ है। क्या हुआ है, स्लो ग्रोथ हुआ है। मतलब जो गुड्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, जो सामाने हैं, जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गया, दाल हो गया, तो उसका रेट जो है क्या हुआ है, बहुत क्या धीरे धीरे स्लोली जो है क्या हुआ है, उसका ग्रोथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सैचुरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सैचुरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कमी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या है, कमी है बाबू। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वेरी स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ ये होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम आपका ऑप्शन यही दिख रहा है, क्या, वेरी स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए, जितना ग्रोथ होना चाहिए उस रेट से जो है ग्रोथ नहीं हुआ है। आज के डेट में भी गांव देहात में चले जाइए, आप देख लो कि कितने तरह का इक्विपमेंट जो है यूज कर रहे हैं किसान लोग, कितना टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं। तो ग्रोथ रेट क्या है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या हुआ है, स्लो है, बहुत स्लो हुआ। और साथ में अ फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स, साथ में यह भी बोल दिया कि दूसरे सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है वो तेजी से हुआ है, और एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, बहुत कम था। ये बेस्ट आपका जो है स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड्डू गोपाल। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस इसी तरह का लैंग्वेज का जो है ना क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेंगे एग्जाम में भी। पहले जैसा नहीं कि एक लाइन दिया, एक सेंटेंस दिया और 4 ऑप्शन दे दिया एक एक वर्ड का, वो जमाना गया, लद गया। क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। जब तक आपको बेसिक्स नहीं होगी, आपने किताब सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल होगा बाबू। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन के हिसाब से हर चीज जो है क्लियर करवाया जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी रिलेटेड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो कौन सा एक्टिविटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है, कौन सा ये ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है एग्जाम्पल है। एन इंजीनियर ड्राइंग अ रफ स्केच ऑफ ए डैम, बोला जा रहा है कि एक इंजीनियर जो है एक रफ स्केच बना रहा है, किसका, डैम का। ऑप्शन बी, देखो बाबू ये जो है डैम का जब स्केच बना रहा है, इंजीनियर है, तो पेमेंट उसका जो है क्या मिलेगा, सही रहेगा, पेड हॉलीडेज भी रहेगा, जॉब सिक्योर भी रहेगा। बी देखो, आ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ गया, फिर फार्मर्स की बात किया और यहां पे तो और एक वर्ड लगा दिया, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स,
छोटे छोटे किसान, उन वो जो है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसका एग्जांपल है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी में देख लेते हैं बाबू, अ टीचर गिविंग लेक्चर इन ए कॉलेज, ये किसका एग्जाम्पल है? टीचर जो है किसका एग्जाम्पल है? टर्शियरी सेक्टर का है बाबू। किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है। और डॉक्टर ट्रीटिंग, ये डॉक्टर भी जो है ऑर्गेनाइज्ड है बाबू, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड में जाएगा। टर्शियरी सेक्टर जरूर है, ऑर्गेनाइज्ड में भी जाएगा, और ये ऑर्गेनाइज्ड है। अभी इसके पहले ही जो है एग्जाम्पल में आया था, है ना? तो इसके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन सा एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया लड्डू गोपाल। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है ना, लेकिन आपसे लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है ना। देखिए, इफ देयर इज डिस्ट्रप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरियर्स रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स मिल्क इटीसी, बोला जा रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टर्स जो है, जो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ट्रक की बात हो रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं? डिसरप्शन है, मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जो है वो ट्रांसपोर्टर जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है वेजिटेबल्स का, मिल्क का, ईटीसी, है ना। इन सब चीजों को जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज, अब शहरी इलाकों में क्या होगा कि भोजन की कमी होगी, होगा ना, भोजन की कमी, भोजन की कमी होगी। वेयरएज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, साथ में बोला जा रहा है कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे। कैसे बेचेंगे? ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं रहा है, सामान को ले ही नहीं जा रहा है। फार्मर जो है प्रोडक्शन तो किया, प्रोडक्शन कर भी लिया, प्रोड्यूस किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो है या ट्रांसपोर्ट जो है नहीं हो पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स विल बी अफेक्टेड, अब आपसे बोला जा रहा है, ये कथा सुना दिया इतना, अब बोल रहा है कि बताइए कि कौन सा सेक्टर जो है अफेक्ट होगा, कौन सा सेक्टर्स जो है आपका अफेक्ट होगा बाबू। देखिए, ड्यू टू दिस सिचुएशन स्टेटेड अबव, बोला था कि ये जो सिचुएशन दिया गया, सिचुएशन बेस्ड है ना, केस बेस्ड, तो ये जो आपका डिसरप्शन हुआ ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, तो कौन सा सेक्टर जो है प्रभावित होगा? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो बाबू, प्राइमरी तो होगा, प्रोड्यूसर है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है आपका, और मिल्क और वेजिटेबल्स दोनों जो है किसका एग्जाम्पल है? मिल्क और वेजिटेबल्स जो है किसका एग्जाम्पल है? ये जो है प्राइमरी सेक्टर का है। किसका है? प्राइमरी सेक्टर का है। ये आपका किसका है? प्राइमरी सेक्टर का है, दोनों, है ना। तो प्राइमरी तो होगा। अब सेकेंडरी देखो, अभी देखो ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा था ना, तो ट्रांसपोर्टर में मतलब ट्रांसपोर्ट जो है कौन सा सेक्टर का एग्जाम्पल है? टर्शियरी का है। आपका ट्रांसपोर्ट जो है किसका एग्जाम्पल है? टर्शियरी का एग्जाम्पल है बाबू, है ना। लेकिन इसमें टर्शियरी नहीं दिया है, अभी समझाएंगे। सेकेंडरी दे दिया है, तो सेकेंडरी भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी प्रोसेसिंग भी होती है। फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है? प्रोसेसिंग भी होता है, पैकेजिंग होगा। मिल्क है तो मिल्क सिर्फ दूध ही बेचेगा, सब कहां जाएगा? शहरों में जाएगा, फैक्ट्रीज में जाएगा,
फैक्ट्रीज में जाएगा तो उस मिल्क से जो क्रीम भी बनेगा, घी भी बनेगा, पनीर भी बनेगा, मिठाई भी बनाई जाएगी, प्रोसेस होगा तब ना। तो सेकेंडरी सेक्टर भी है और टर्शियरी सेक्टर भी है और आपका प्राइमरी सेक्टर भी है। तो इसमें देखो 2 सेक्टर तो दिया है, तीसरा सेक्टर नहीं दिया है इसमें, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो 2 सेक्टर इसमें भी दिया, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखिए टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तीनों दे दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर लड्डू गोपाल। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और पढ़कर जो है खुद से जवाब देने का कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं होता है तो जब वीडियो देखते हो तो पॉज कर दो बीच में, मैं साइड हो जा रहा हूं बार बार, स्टार्टिंग में ही पॉज करो और वीडियो ये आपका क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद जो है जवाब देने का कोशिश करो। देखो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, बोला जाए कि ये जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए और जो गलत है फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, जो गलत ऑप्शन है उसको छाटिए। देखिए मनरेगा हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मनरेगा का फुल फॉर्म ही याद करना पड़ेगा आपको। मनरेगा यही है ना, MGNREGA। देखिएगा एम से क्या, महात्मा, क्या महात्मा, जी से क्या, गांधी, एन से क्या, नेशनल, आर से क्या, रूरल, ई से क्या, एम्प्लॉयमेंट, और ए से जी से क्या, गारंटी, और ए से क्या हो गया, एक्ट हो गया। क्या हो गया, एक्ट हो गया। मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना। ये गारंटी एक्ट जो है, मनरेगा जो है कब आया था, याद रखिएगा 2005 में। क्या आया, कब आया था, 2005 में। देखिएगा ये 2005 जो हमने लिखा बाबू, पहले था क्या, नरेगा, सिर्फ क्या था, नरेगा था। ध्यान रखिएगा सिर्फ पहले क्या था, नरेगा था। तो 2005 में आया, फिर बाद में मनरेगा कर दिया गया, कब, 2009 में कर दिया गया था। कब, 2009 में। ऐसे पहले नरेगा था, क्या था, नरेगा था जो 2005 में आया था, मनरेगा 2009 में। ध्यान दीजिएगा तो बोला जाए कि मनरेगा हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। मनरेगा जो है 625 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंप्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया, लागू किया गया है। ये क्या है, ये सही है बाबू, ये क्या है, सही है, लेकिन आपको छांटना क्या है, इनकरेक्ट वाला छांटना है ना। तो इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो मनरेगा गारंटीज 200 डेज ऑफ अस्योर्ड वर्क टू द पीपल इन नीड फॉर इट। देखो क्या बोला गया कि मनरेगा जो है गारंटी देती है
कि कितने दिनों के लिए जो है आपको काम दिया जाएगा? 200 डेज के लिए नहीं, मनरेगा के तहत जो है 100 दिन था बाबू कि 100 दिन के लिए जो है आपको काम दिया जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही होगा, गलत ऑप्शन चुनना था। आगे देख लेते हैं इसको। 1/3 ऑफ द जॉब्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। मनरेगा के तहत याद रखिएगा 1/3 1/3 जो जॉब्स थे, जो काम दिए जाने थे, वो किसको दिया जाना था? वुमेन को, महिलाओं को दिया जाना था। आगे ऑप्शन नंबर डी में, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड। हाँ, और अगर गवर्नमेंट जो है 100 दिन का काम आपको नहीं दे पाती है तो कोई बात नहीं, आपको बैठे बैठे आपको पैसा सरकार देगी, है ना। आपको अगर काम नहीं भी मिला है तो दिक्कत नहीं है, इस एक्ट के तहत जो है आपको 100 दिन का जो है भत्ता दिया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो क्वेश्चन तो गलत छाटना था ना, उस हिसाब से ये गलत हो गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिए जो है काम अश्योर किया गया था, लोगों को काम दिया जाना था? 100 डेज। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में है 200 डेज, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहो तो पॉज कर लो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, और उसके बाद आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन चुनना है बाबू? करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन जो है चुनना है आपको। क्या है? कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। कांता जो है आपका जो है स्टोरी में, बुक में, ये जो है आपका कहानी दिया हुआ था और वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। बोला जा रहा है कि एक ऑफिस में काम करती है और वो 9:30 में काम पे जाती है और 5:30 में जो है उसकी छुट्टी होती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलर, है ना, उसको रेगुलरली जो है सैलरी मिल जाता है। साथ में इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के अलावा भी उसको क्या मिलता है बाबू? सी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, पीएफ भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है। जो रूल जो है किसके द्वारा बनाया गया है? सरकार के द्वारा जो कानून बनाई गई है, जो लॉज बनाए गए हैं, तो उसको प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है, मतलब पीएफ भी दिया जाता है। साथ में और क्या मिलता है उसे? मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है और दूसरे तरह का अलाउंसेस जो भत्ता होता है वो भी दिया जाता है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। कांता जो है संडे को ऑफिस नहीं जाती है। दिस इज पेड हॉलीडे। बोला जा रहा है कि ये दिन जो है पेड हॉलीडे होता है उसके लिए, मतलब वो नहीं भी जा रही है फिर भी उस दिन के लिए उसको पैसा मिल रहा है। व्हेन शी ज्वाइंड वर्क, जब वो काम पे जाती है, शी वाज, सबसे पहले जब वो काम को ज्वाइन करती है, वो ऑफिस ज्वाइन करती है, शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। बोला गया कि जब वो जॉब जो है ज्वाइन करती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। तो लाइक कांता, पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो जैसा कांता है तो वैसे लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये देखो किसका कहानी बता रहा था, ध्यान रखना, ये कहानी बता रहा था ऑर्गेनाइज सेक्टर का। किसका? ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो जो कांता की तरह जो और भी लोग होंगे जो कहाँ काम करेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और 4 ऑप्शन दिया है, अब इसमें से सही स्टेटमेंट जो है चुनना है। डू नॉट वरी अबाउट मेडिकल बेनिफिट्स एंड पेंशन, ये तो सही हो गया, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
किस बात की चिंता भाई? तो मेडिकल का, क्योंकि मेडिकल का जो है अलग से उसके लिए पैसा दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसको प्रोवाइड की गई है, और पेंशन भी दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए ही हो गया बाबू। देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? डू नॉट गेट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई गारंटी नहीं है इसको, सिक्योरिटी नहीं है ना। डू नॉट गेट ओवर टाइम, ओवर टाइम जब करती है तो उसके लिए अलग से पैसा इसको नहीं मिलता है, तो ये करती ही नहीं है भाई ओवर टाइम। आर नॉट श्योर अबाउट देयर पेड लीव्स, श्योर नहीं है पेड लीव होगा कि नहीं होगा। अरे भाई नहीं, कैसे श्योर है? टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले ही बता दिया गया यहाँ पे, वो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उस अपॉइंटमेंट लेटर में जो है टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दे दिया है, सब बता दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा बाबू लड्डू गोपाल? इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख सकता है, लेकिन आपको अगर जानकारी होगा थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर पे पढ़े होगे तो आपको क्वेश्चन बनेंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप एमसीक्यू देखते रहो, आपका आधा चैप्टर जो है, आधा से ज्यादा जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ जो ऑप्शन है, आंसर है, सिर्फ उसको ऐसा नहीं है कि टिक मारकर जो है आगे बढ़ जा रहे हैं, सारे ऑप्शन को क्या किया जा रहा है? डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नरेगा, हाँ बताओ, नरेगा की अभी चर्चा हमने किया था। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, हाँ अब इसका नाम जो है नरेगा से चेंज कर दिया गया था, क्या? मनरेगा कर दिया गया था। कब पड़ा था? 2009 में, याद है ना, बताया था ना अभी। हैज गारंटीड डैश डेज, बताओ ये तो बहुत ईजी हो गया। कितने दिनों का जो है काम की गारंटी दिया था नरेगा ने, जिसका नाम बाद में मनरेगा कर दिया गया था 2009 में? कितना दिन था बताओ तो बाबू? 200 डेज? नहीं, यही तो ऑप्शन वहां था जो गलत था, है ना। कितना दिन था? 100 डेज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा लड्डू गोपाल। ऑप्शन ही कट जा रहा है, चलो देखिए क्वेश्चन को समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, सेक्टर दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्रिटेरिया यूज्ड में क्या दिया हुआ है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे जो है एक्टिविटी को जो है 3 सेक्टर में बांट दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब बताओ आप, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये किस एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी पढ़े हो ना? ये नहीं पढ़े हो। नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये भी नहीं पढ़े हो आप। नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये भी नहीं पढ़े हो आप। क्या पढ़े हो? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, है ना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो जहां पे जॉब की सिक्योरिटी हो, जहां पे पेड लीव्स हो, है ना। तो ये इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड्डू गोपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लॉज वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005? देखो बोला जा रहा है कौन सा फेमस लॉज जो था वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2005 में जो है लाया गया था। अक्टूबर 2005 में जो है लाया गया था। देखो बाबू, सबसे पहले द राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ध्यान रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो राइट टू प्रॉपर्टी को किस में डाला गया था?
फंडामेंटल राइट्स में, किसमें? फंडामेंटल राइट्स में डाला गया था बाबू, ध्यान रखिएगा, है ना, फंडामेंटल राइट्स में डाला गया था। लेकिन आपका 44th अमेंडमेंट के तहत संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 44th अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ बाबू? 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में हुआ। और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर जो है इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। मतलब अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया। द राइट टू एजुकेशन एक्ट, आर राइट टू एजुकेशनल एक्ट, RTE, ये कब लाया गया था बाबू? ये लाया गया था 2009 में। कब लाया गया था? 2009 में लाया गया था। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2005 में। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पहले जो है किसी और नाम से जाना जाता था। पहले जाना जाता था द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट? कस्टमर। पहले ये जाना जाता था क्या? कस्टमर। अब इसको इरेज कर दूं, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले जाना जाता था, लेकिन 2009 में, 2009 में नहीं, 2019 में, 2019 में कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है नाम चेंज कर दिया गया। कब? 2019 में। कब बाबू? 2019 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रख दिया गया। तो ये भी नहीं होगा। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, क्या? RTI, ये कब बना था बाबू? ये बना था आपका 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा लड्डू गोपाल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स इज ए टर्शियरी एक्टिविटी? बोला जा रहा है कि टर्शियरी एक्टिविटी के अंतर्गत कौन सा आपका ऑप्शन आएगा? एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। देखो, एजुकेशन हमने पहले ही बोला कि टर्शियरी में आएगा। बैंकिंग भी किस में आता है? टर्शियरी में आएगा, पहला क्वेश्चन में भी शायद था। इंश्योरेंस किस में आएगा? टर्शियरी में आएगा। मतलब सारा जो एक्टिविटी है वो किस सेक्टर का जो है एग्जाम्पल है? टर्शियरी सेक्टर का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बाबू। देखिएगा, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी जो है, पहले जीडीपी का जो है फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा बाबू। जीडीपी का फुल फॉर्म ये होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोला जा रहा है कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी किसका वैल्यू होता है? किसका टोटल वैल्यू होता है? याद रखिएगा, ऑल फाइनल गुड्स। इसके साथ और कुछ रहता तो हो जाता। देखो क्या होगा? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इसमें दिया है। थर्ड में दिया है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स, है ना, फाइनल बोला था, लेकिन अगर इसमें सर्विसेज जुड़ जाएगा तो जीडीपी जो है इसी का वैल्यू होता है। जीडीपी का जो है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी किसका टोटल वैल्यू होता है? तो फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का। जितने भी फाइनल गुड्स है और सर्विसेज हैं वो जीडीपी का जो है टोटल वैल्यू कहलाता है। अब देखो, इसमें सर्विसेज नहीं जुटा हुआ था, ये गलत हो गया। ऑल गुड्स है, ऑल फाइनल गुड्स होना चाहिए, है ना।
ये गलत हो गया। ऑल इंटरमीडिएट गुड्स है यहाँ पे, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाउ कैन वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज। देखो अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में जो है एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है, काम जो है लोगों को कैसे दिया जा सकता है, कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इंप्रूव लोकल एंड इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल सही है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है इंप्रूव करते हैं तो आपका अर्बन एरियाज में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है क्या होगा, बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ने से जो है कैसे काम मिलेगा बाबू, बाबू ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, रोड्स तो चाहिए ना, रोड्स चाहिए है ना, रेलवेज चाहिए, और जब रोड बनेगा तो ब्रिजेस भी बनेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सारे चीजों में जो है लोगों को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देख लेते हैं, रिजर्वेशन इन जॉब, जॉब में रिजर्वेशन देकर जो है शहरी इलाकों में जो है कैसे रोजगार जो है पैदा किया जा सकता है, ये क्या हो सकता है, गलत हो जाएगा। इंक्रीज वोकेशनल कोर्सेज या एजुकेशन, बिल्कुल सही है। अगर वोकेशनल कोर्सेज जो है गवर्नमेंट करवाती है, इंक्रीज करती है, वोकेशनल कोर्सेज करने के लिए जो है बच्चों को इनकरेज करती है, तो उसमें भी क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। कैसे, वोकेशनल कोर्स कर लिए तो आपको, आपके अंदर जो है स्किल तो डेवलप होगा ना, और स्किल डेवलप होगा अगर, तो आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। अब इसके हिसाब से दो ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है ए एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया लड्डू गोपाल। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, है ना। टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब टर्शियरी सेक्टर में जो है कौन सा प्रोफेशन जो है टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, फिशरमैन, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर या टीचर। अभी हमने बताया था टीचर किसका एग्जाम्पल है बाबू, टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। फैक्ट्री वर्कर सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। फार्मर प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो टर्शियरी का पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड्डू गोपाल। जो सर्विस देता है ना, सर्विस देने वाले लोग जो है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे। अब यहां पे देखो जीडीपी का मतलब ही पूछ दिया, हमने पहले ही बता दिया था कि जीडीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया था। ऑप्शन नंबर डी है लड्डू गोपाल। यहां पे देखना ग्रीन है, तो आंसर जब करोगे एग्जाम में तो ऑप्शन सही ढंग से पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला सिर्फ देख लिया, अच्छा डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है ना तो मार दिया, नहीं ऐसा नहीं है। सही ढंग से पढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो सही ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए ईयर इन 3 सेक्टर्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, देखो बोला जा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन जो है किसी ईयर में तीनों सेक्टर से
तीनों सेक्टर से किसी ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ गुड्स कैलकुलेटेड सेपरेटली। गुड्स का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग जो है सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। नहीं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है ना, प्रोड्यूस्ड इन दैट सेक्टर। सिर्फ इन दैट सेक्टर मतलब किस सेक्टर की बात कर रहा है, इन दैट सेक्टर नहीं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द सेक्टर्स, देखना इन ऑल द सेक्टर्स। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द 3 सेक्टर्स। अब देखो ये ऑप्शन नंबर सी और डी में देखना बाबू, दोनों में क्या कॉमन है, क्या थोड़ा सा कॉमन बोलो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? डिफरेंस देखो ऑप्शन नंबर सी एंड डी में। हमने बताया था ये जीडीपी की बात कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तीनों सेक्टर्स की बात कर रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है। किससे कैलकुलेट होता है भाई? तो जीडीपी की बात कर रहा है। हमने बताया था फाइनल गुड्स होना चाहिए और सर्विसेज होना चाहिए, बताया था इतना। फाइनल गुड्स है, यहां भी फाइनल गुड्स है, सर्विसेज है, दोनों में है। अब कौन सा ऑप्शन मारेंगे, है ना? अब कौन सा ऑप्शन मारे भाई? यहां पे देखो, प्रोड्यूस इन ऑल द सेक्टर्स। ऑल द सेक्टर मतलब कितने सेक्टर्स में? ऑप्शन नंबर डी में देखो, फाइनल कर दिया दम, जो क्लियर कर दिया, प्रोड्यूस इन द 3 सेक्टर्स। आपको कितना सेक्टर्स बताया गया है? 3 सेक्टर्स। तो इसके लिए जो है इस क्वेश्चन का जो है अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन सी और डी सही ढंग से पढ़िएगा तो ऑप्शन सी में लिख दिया क्या? इन ऑल द सेक्टर्स। और ऑप्शन डी में क्लियर कर दिया है इन द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स का जो फाइनल गुड्स होता है और जो सर्विसेज होते हैं वो उससे कैलकुलेट होता है जीडीपी, और वही जो होता है क्या आपका? टोटल प्रोडक्शन इन ईयर इन द 3 सेक्टर्स। क्वेश्चन में भी क्या कर दिया था? 3 सेक्टर्स दे दिया था, है ना? तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन मजेदार होगा, याद रखिएगा हर सेशन में आपका क्वेश्चन मजेदार होगा, और क्वेश्चन उस लेवल का है कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा कर भी देता है तो आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, बशर्ते आप पूरा सेशन हमारा देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।